पिताजी की सरकारी नौकरी थी, हमेशा ट्रांसफ़र होता रहता, शहर बदलते, घर, कॉलेज, पड़ोस सब बदलते। पर इस बार कॉलेज में एक दिन शिवम से टकरा गई। 2 साल सीनियर था, पर रैगिंग करने वालों से उसने निशा को खूब बचाया और फिर बचाने का ऐसा सिलसिला शुरू हुआ कि दोस्तों में वह शिवम की खास मित्र की तरह पहचानी जाने लगी। दोस्ती कब प्यार में बदल गई, दोनों को पता ही नहीं चला। अब कॉलेज जाने का मकसद सिर्फ एक-दूसरे से मिलना भर ही रह गया था। किताबें एक ओर सरका कर एक दूसरे का हाथ थामे घंटों बतियाते हुए वक्त कब गुजर जाता होश ही नहीं रहता। पार्क का वह झुरमुट सबकी निगाहों की ओट में था, इसलिए वहां घंटों बातें होती रहती थी। माथे पर उड़ आई लटों को सवार देना, गालों पर हाथ फेरना सब चलता था। लेकिन उस दिन शिवम के बाहें उसे जकड़ते गए। कसती हुई गिरफ्त से छूटने की कोशिश भी की थी उसने, पर गर्म सांसों और लड़जते हाथों के आगे धीरे धीरे रहा सहा होश भी गवा बैठी थी। ना करते हुए भी गुनाह के आगे समर्पित होती चली गई थी। किया तो दोनों ने ही था, पर सजा उसे मिल गई। अगले ही महीने में पार्क के जिस झुरमुट में यह गुनाह कर बैठे थे, उसी में सहमते हुए डबडबाई आंखों के साथ उसने शिवम को सूचना दी थी। पूरा भरोसा था कि वह साथ जरूर देगा, पर बात ऐसे पलटेगी उसे आभास ही नहीं था। वह कहने लगा, अरे कैसी मॉडर्न लड़की हो, कोई प्रिकॉशन नहीं लिया, एबॉर्शन करा लो, जान छुड़ाओ, अभी तो पढ़ने और मौज मस्ती के दिन है, फिर तो सारी जिंदगी कमाने और गृहस्थी चलाने में ही पिस जाएगी। भौचक्की सी निशा उसे ताकती रह गई थी। अस्फुट स्वर में इतना ही कह पाई, हाँ बेवकूफ़ तो हूँ ही, मॉडर्न जमाने की हूँ, पर इतना दूर जाने की नहीं सोच पाई थी। फिर भुगतो न अब, क्यों तुम्हारा कोई दोष नहीं, कोई ज़बरदस्ती तो नहीं की थी न, और फिर मैं क्यों भुगतूँ? और अभी तो मेरी सारी पढ़ाई बाकी है, करियर है, भविष्य है। क्या मेरी पढ़ाई, मेरा भविष्य, मेरा करियर कुछ अर्थ नहीं रखते? यह अनचाहा बोझ सिर्फ मैं क्यों ढोऊँ? तो फिर निकाल फेंको ना। उकताहट भरा स्वर था। तो यही तुम्हारा अंतिम निर्णय है? तुम अपना कोई भी दायित्व नहीं लोगे? पैसे की मदद चाहिए तो बोलो, देने को तैयार हूँ। चौंक कर निशा ने सिर उठाया। उसके चेहरे पर अफ़सोस का कोई भाव नहीं था। आँसुओं को निर्ममता से पोंछकर उसने पलटकर कहा, आपका दिया यह एक दान ही मेरे लिए बहुत है। इसका दायित्व उठाने से तुम पीछे हट सकते हो, पर मैं तो नहीं हट सकती। तुम्हारा फैसला मुझे स्वीकार नहीं। जैसे भी होगा मैं इस दायित्व को अकेले निभा लूँगी। और निरुत्तर शिवम को चुपचाप बैठा छोड़कर वो सदा के लिए शिवम की दुनिया से बाहर निकल आई थी। घर में तो कभी न कभी बात खुलनी ही थी। एक आंधी सी उठी थी बंद कमरे में, जहाँ सिर्फ वह थी, माँ थी और पिताजी थे। चुप बैठी वह सब सुनती रही, ना तो अपने फैसले से डिगी, ना ही नाम बताया। क्या फ़ायदा, जो जिम्मेदारी लेना ही नहीं चाहता उस पर थोपने की ज़रूरत भी नहीं। आखिरकार कॉलेज की पढ़ाई बीच में छुड़ाकर समय से बहुत पहले ही दूर पहाड़ों पर अकेली बसी माँ की दूर की विधवा बहन के घर जाकर रहना पड़ा। विधवा का खिताब ओढ़कर बच्चे को वहीं विधवा मौसी के पास छोड़कर आना पड़ा। पिताजी नए शहर में आ गए थे ट्रांसफ़र लेकर। वहीं कुंवारी बनकर आगे की पढ़ाई जारी रखकर वह बैंक की परीक्षाएं देने लगी। नौकरी करती लड़की की आजकल ज़्यादा डिमांड है, पिताजी जानते थे, और अपने तगड़े सोर्स से उन्होंने उसे बैंक में अच्छे स्थान पर स्थापित करा दिया। विधिवत घर वर ढूंढा और सुयोग्य पात्र से फेरे फिरवा दिए गए। वे मुक्त हो गए। अमन और निशा की गृहस्थी सुख से बस गई। निशा खुश थी, उसका अपना घर था, पति था, समाज में सिर उठाकर चलने का वजूद था। माँ और पिताजी ने उसके अतीत के उन पृष्ठों को कसकर बंद कर दिया था और न खोलने की हजारों चेतावनियां दे दी थी, पर फिर भी कभी न कभी तो मन पुरानी बातें याद कर व्याकुल हो ही उठता था। और ऐसे में आया गर्भ में सबकी निगाहों में उसका पहला शिशु, जो था तो दूसरा ही, वही उबकाइयाँ, वही सिर का भारी होना। पर अब की बार कितना फ़र्क था। मनुहारों की कमी नहीं थी। दूर बसी सास पास आ गई। 5वां महीना लगते ही हर कदम पर सीख देती, स्नेह करती। डॉक्टर के पास जाने के हर मौके पर अमन का साथ होता, फल और टॉनिक ले आता। तुम आराम करो, नौकरी छोड़ दो, मैं हूँ न, की सिफारिश करता। मम्मी जी भी साथ देती। अरे भाई घर बैठो, आराम करो, कहीं घूमो फिरो, फिर तो छोटे बच्चे के साथ कहीं जाना आना मुश्किल हो जाएगा। जितनी मौज करनी है कर लो। कभी स्टोर रूम में रखे पुराने संदूक खोल अपने ब्याह के कपड़े दिखाती, धूप लगवाती, तो कभी चाव से एल्बम निकाल लाती और दूर दराज के सभी संबंधियों से जो शादी में आए थे और जो न आ सके थे, उनका परिचय फोटो से ही कराने लगती। देखो बहू, यह है अमन, जब 10 महीने का था। यह है सुरेश भाई साहब का बड़ा बेटा अभय, और यह रही उनकी छोटी बेटी साधना। यह उसका पति शिवम है। ये विदेश में रहते हैं, 2 बच्चे हैं, वहीं सेटल हो गए हैं। ठंडी सांस लेकर मम्मी अगला पृष्ठ पलटने लगी। शिवम का फोटो देखकर धक सी रह गई। निशा बाहर आ गई, लेकिन यह सोचकर कि इतनी दूर बसा, अब यहाँ क्या पलट कर आएगा, उसने खुद को सांत्वना दी। अमन के बार बार कहने पर भी वह नौकरी करती रही थी। उसकी मनुहार लेने वाले, हर इच्छा को पूरा करने वाले चारों ओर छाए हुए थे। और वह थी कि बेटे को गोद में लेते ही पहले को याद करके फूट फूट कर रो पड़ी थी। उसे तो जी भर कर देख भी नहीं पाई थी, अब तो शक्ल भी बिसर गई है।
होता है, सासू माँ ने अनुभवी गर्दन हिलाई थी। पहलौठी के बेटे पर खुशी के मारे आंसू निकल ही पड़ते हैं। धीरे धीरे निशा ने गोद में आए इस दूसरे बेटे के साथ पहले को जीना सीख लिया था। इसने अब करवट ली, पहली बार तो उसने भी इसी महीने में ली होगी। अब यह घुटने चलने लगा तो उसने भी इन्हीं दिनों में सीखा होगा, पर इसे वो क्या-क्या नहीं खिलाती, कभी जूस तो कभी दूध बिस्किट। वह बेचारा तो ये सारे स्वाद जानता भी नहीं होगा, और तब उसके इतने सालों के रुके आँसुओं का बाँध टूट जाता। उसका तो वह कुछ भी नहीं जानती, नाम तक नहीं। उसके एक-एक रुपये का हिसाब अमन रखता है। चाहकर भी वह कभी कुछ नहीं कर पाई। माँ की सख्त हिदायत थी, गाँव है, जो कहानी गढ़ी गई है उसी पर कायम रहना है, ऐसा कुछ न करना कि लोगों की आवाज़ें खुले। जाने वह किस पहाड़ी मदरसे में जाता होगा, किसकी छवि उस पर होगी। कितना जी चाहता कि 4 दिन की छुट्टी लेकर एक बार वह गायब हो जाए और उसे देख आए, पर हर छुट्टी में अमन साथ होता। इतने दिन साथ रहकर वह अमन का जिद्दी अड़ियल स्वभाव बखूबी समझ गई थी। जो ढका है ढका ही रहे, इसी में सबकी भलाई है। ऐसे ही दिन बीत रहे थे और ऐसे में फिर दूसरा हादसा हुआ। माँ पिताजी मुंबई गए थे 10-15 दिन के लिए। किसे खबर दे कि उपाहोप में छोटी बहन ने घबराकर निशा को ही फ़ोन लगा दिया। माँ की बहन रीमा मौसी, जो पहाड़ी के पास किसी गांव में रहती है, उनका एक्सीडेंट हो गया है। असल में उनका बेटा सूरज कार की चपेट में आ गया था। उसे बचाने की कोशिश में मौसी ज़्यादा घायल हो गई हैं। वे और सूरज शहर के अस्पताल में सीरियस कंडीशन में लाए गए हैं। वे माँ को याद कर रही हैं और आपको भी। अभी मुंबई माँ से बात की है, माँ तो 10 दिन से पहले नहीं आ सकेंगी। उनका हाल सुनकर कह रही हैं कि आपको जाना हो तो चली जाए। जल्दी जल्दी सूटकेस में सामान डालती परेशान हाल निशा को तब अमन ने ही संभाला। मौसी और उनका बेटा इतने भयानक वक्त से गुजर रहे हैं, तुम जरूर जाओ। राम को मम्मी और आया संभाल लेंगे, मैं भी साथ चलता हूँ, शायद मेरी ज़रूरत हो वहाँ। साथ सफ़र करते स्टेशन पर उतरे, अस्पताल साथ साथ पहुँचे। अमन को लेकर जितनी घबराहट उसके मन में हो रही थी वही समझ रही थी। पिताजी के कसकर बांधे गए पृष्ठ समय की मार से फरफराकर खुलते दिख रहे थे। स्टेशन से सीधे अस्पताल ही पहुंचे। मौसी के बेसुध तन के पास में बेहोश लेटे 7 साल के सूरज को देखकर निशा के आंसुओं का बांध टूट गया। उससे लिपटती रोती निशा पर अमन को प्यार के साथ साथ ताज्जुब भी हो आया, और ताज्जुब तब और भी गहराया जब साथ बैठी महिला ने निशा को संभालते हुए उसे बार बार सांत्वना दी। बिटिया, तेरा बेटा बच जाएगा, इतनी दुखी मत हो, प्रभु है। बहन जी ने अपनी जान की परवाह न कर उसे बचाया है, भगवान उनकी जरूर जरूर सुनेंगे। तेरा बेटा। हजारों डंक अमन के कानों में चुभने लगे। सन सा वह पास में खामोश बैठा रहा। अगली सुबह मौसी को भी होश आ गया। अमन ने मौसी के होश में आते ही पहला सवाल पूछा, मौसी, यह सूरज किसका बेटा है? भगवान के दरवाजे पर जाती जाती मौसी चुप ठिठक गई। झूठ बोला नहीं जा रहा था और सच कैसे कहे? अमन, सूरज मेरा ही बेटा है। निशा ने आखिरकार सच्चाई बता ही दी। तुम्हारा शंका को सच का बाना मिल गया। अमन के मन में उठती हुई आंधी ने बवंडर का रूप ले लिया। गुमसुम सा अमन लौटने लगा। चुप सी निशा भी साथ हो ली। पूरे सफर में अमन के मन में वही उमर गुमर होती रही। जाते वक्त सूरज का चेहरा अनजान था, अब चेहरा परिचित हो गया था। पर अमन क्या सोच रहा है, आगे क्या होगा? मन में विचारों का बवंडर चल रहा था। उधर अमन अलग भरा बैठा था। ब्याह को 5 साल होने को आए। एक बार भी निशा के स्वर से यह सच नहीं खुला। पेट की कितनी गहरी है, इतने बड़े झूठ के साथ आने वाले साल कैसे कटेंगे? बड़ा मुश्किल लगने लगा सब कुछ। घर पहुंचते ही 4 दिन का बिछड़ा राम टूट कर माँ के गले लग गया। उसे पुचकारती बेहाल होती जा रही वह। अमन बाथरूम में फ्रेश होने चला गया। बाहर आया तो पाया कि निशा खिड़की के पास पत्थर सी खड़ी चुपचाप बाहर अंधेरे में किसी को ढूंढती टटोलती सी खड़ी थी। राम गोदी में कब का सो चुका था। आया, मेज पर कब की चाय रख गई थी। चुपचाप पलंग पर बैठकर अमन ने मेज पास में खींच ली। उसने निर्णय ले लिया था, निशा, आखिर तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? आज शादी को 5 साल हो गए, एक बार भी तुमने जरा सा इशारा तक नहीं किया कि तुम्हारा जिंदगी में कोई और इस हद तक आ चुका था। इतना बड़ा धोखा। लोग समझौता कर लेते हैं कि वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा, पर मैं इस इंतजार में पड़ने की बेवकूफ़ी नहीं कर सकता। मैं दो टूक बात करना चाहता हूँ। मैं इस तरह की दोहरी जिंदगी नहीं जी सकता कि हर वक्त तुम्हारी ओर
निगाहें उठते ही मेरे मन में नफ़रत उठने लगे, शंकाएँ सिर उठाने लगे। तुम्हारे विश्वासघात में नहीं रह सकता, इसलिए रास्ते भर मैंने खूब सोचा। मुझे तुम्हारे अतीत से कोई मतलब नहीं है और वर्तमान और भविष्य से भी नहीं है। तुम अपनी ज़िंदगी जैसे चाहो जियो। अभी तो ज़िंदगी का पूरा सफ़र सामने पड़ा है और तुम्हारे साथ यह सफ़र तय करना मेरे लिए नामुमकिन है। राम को छाती से लगाए निशा चुप बैठी रह गई। उसे इस बात का हमेशा डर था, माँ पिताजी भी इसी डर से भरे थे। पुरुष का अहम बड़ा कड़ा होता है, भले ही उसकी ज़िंदगी में पत्नी से पहले या बाद में कितनी ही आती रहे, पर अपनी पत्नी की ज़िंदगी में उसे पहला पुरुष ही होना है और अंतिम भी। इन 5 सालों में ही वह अमन की आदत व स्वभाव समझ गई थी और इसी से खामोश बनी रही थी। पर ऐसे भेद खुल जाएगा किसे पता था। सच्चाई पता चलने पर एक बार राहत की सांस आई थी। लगा था पत्थर सा बोझ छाती पर से हट गया है, पर अमन का गंभीर होता चेहरा देख देख कर वो बोझ चौगुनी बढ़ रहा था। अब इन दो टूक बातों के आगे मनोहार की क्या गुंजाइश है? क्या पांव पकड़ रोने पर भी माफ़ी मिलने की उम्मीद है? ठंडी सांस से बदन सिहर गया। सिर उठाकर उसने पूछा, यह हादसा मेरी ज़िंदगी में क्यों हुआ? किसने किया? इस सब से तुम्हें कोई सरोकार नहीं? शायद तुम्हारी निगाह में मैं अपवित्र, झूठी, मक्कार हो गई। तुम्हारे लिए मुख्य बात यह हो गई कि तुम अब मेरे साथ ज़िंदगी नहीं बिता सकते। जो यह तूफ़ान मेरी ज़िंदगी में लाया, वह आराम की ज़िंदगी जी सकता है, सिर्फ़ इसलिए कि वह पुरुष है। खैर, तुम्हें मेरे अतीत से कोई सरोकार नहीं, जबकि यह तुम भी जानते हो कि औरत के गर्भ में बच्चा कोई पुरुष ही डालता है, चाहे रेप करके या प्यार का झूठा दिलासा देकर। पर तुम्हें उन सब से कोई मतलब है ही नहीं ना। तुम जब भी कहोगे मैं तुम्हारे इस घर से चली जाऊंगी। तुम्हारे डाइवोर्स पेपर में कोई अड़चन नहीं आएगी। राम और मेरा गुजारा मेरी तनख्वाह से हो जाएगा। 1 मिनट सन्नाटा सा छाया रहा, फिर अमन का ही कड़वा स्वर था, राम, भला वह तुम्हारे साथ क्यों जाएगा? जिस स्त्री के साथ मैं ज़िंदगी नहीं काट सकता, उसके पास रहने की इजाज़त अपने बेटे को कैसे दे सकता हूँ? उस पर तुम्हारा कोई हक नहीं है। वह स्कूल का है, वह यहीं रहेगा। क्यों? यह अकेला स्कूल का कैसे हो गया? पैदा तो उसे इसी कुल की इस अपवित्र मक्कार बहू ने किया है। तुम्हारा उस पर क्या हक है? तुमने तो 2 क्षण का आनंद भर लिया था, जो अपना योगदान दे गया, पर सारी तकलीफ़ें तो उसके पेट में आने के बाद मैंने ही झेली है और आज उस पर मेरा हक ही नहीं रहा। वाह! क्या खूब है। एक क्षण रुककर उसने गौर से अमन का चेहरा देखा और एक निर्णय लिया। पता है तुम्हें सूरज किसका बेटा है? सुन लो आज तुम भी। तुम्हारे ही चचेरे बहनोई शिवम ने मुझे यह सौगात कॉलेज के दिनों में दी थी। मेरे मना करने पर भी। कितना कहा था शादी कर लो, पर वह साफ मुकर गया। उसे अपनी नौकरी, अपना भविष्य दिख रहा था। तब वह सिर्फ मेरी ज़िम्मेदारी थी, मेरी भूल थी। उसे हटा दो या पैदा करना है तो खुद भुगतो कहकर वह सब जिम्मेदारी से मुक्त होकर अलग हो गया था। और आज जब शादी के बाद राम पैदा हुआ है तो सब तुम्हारा ही है। उस पर मेरा जरा सा भी हक नहीं रहा। वाह! शादी से पहले हो तो औरत का है और शादी के बाद हो तो पुरुष का हो गया। उस पर औरत का हक ही नहीं रहा, जबकि पैदा दोनों को उसी ने किया। दोनों बार वही तकलीफ़ें झेली, वही शारीरिक मानसिक दुख भोगे। वाह रे पुरुष का न्याय! भौचक्के अमन के चेहरे से निगाहें हटाकर निशा फबक फबक कर रो पड़ी। कमरे में सिर्फ उसकी सिसकियां गूंज रही थी। 2 मिनट बाद अपने पर काबू पाते हुए निशा ने आंसू पोंछ डाले। बहुत हो गया, 4 पैसे दे देने से तुम पुरुष सब कामों से मुक्त हो सकते हो, जो भी चाहे कर सकते हो। उसने भी मोल चुकाने की बात की थी। सो वही तुम भी कह रहे हो। मैंने न तब लिया, न अब लेना है। मैं अपनी ज़िम्मेदारी खुद खुद सँभालूँगी। सूरज की ज़िम्मेदारी अकेली मेरी थी, जो मैं पूरी नहीं कर पा रही थी डर से। अब गाँव से उसे बुलाकर अच्छे स्कूल में पढ़ाकर उसका भविष्य सँभालने का दायित्व मेरा है। और एक भ्रष्ट माँ की कोख से जन्मे बच्चे से तुम अपना घर आँगन क्यों अपवित्र करते हो? राम की ज़िम्मेदारी भी मेरी ही है। एक क्षण रुककर उसने चुप बैठे अमन के चेहरे पर आंखें गड़ाते हुए दृढ़ स्वर में कहा, किसी भी शर्त पर राम को मैं नहीं दूंगी, ये समझ लो। डाइवोर्स पेपर पर शांति से साइन करने की मेरी यही शर्त है, और तुम उसमें अड़ंगा लगाओगे तो मैं तुम्हारी निगाहों में तो नीच गिरी हुई औरत हूँ ही, और फिर कोर्ट में खड़े होकर तुम्हारे खानदान की नीचता साबित करने से मैं भी नहीं हिचकिचाऊंगी। अमन के उत्तर का इंतजार किए बिना ही निशा पलंग से उठ खड़ी हुई। दृढ़ कदमों से राम को छाती से लगाए कमरे के बंद दरवाजे खोलकर वह बाहर निकल आई। दोस्तों, आपको कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब